हम हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जिसमें महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलनों को जानने के बाद आज हम मौर्य काल को पूरा पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री का, जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरे सीरियस कैंडिडेट्स लोग तैयार हो जाइए इस तूफानी क्लास के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम क्लास में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते। बाकी जो सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से सीरियस होइए भाई, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। तो ये क्लास तो आप पूरा देखकर अभी समाप्त कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक है। तो इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिली, क्या क्या ऐसे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, हम पहले उसे देखेंगे। यहां से भी एग्जामिनेशन में कई सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से आप तैयार कीजिए। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोतों को। मौर्य वंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें मौर्य काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप याद रखिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो आंसर होगा कौटिल्य ने। एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है, तो ये भी आप याद रखिए कि इसमें मौर्य सरकार और राजनीति के बारे में दिया है, इसलिए ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। मौर्य काल के बारे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलिकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक राजदूत था। मौर्य के बारे में सभी विदेशियों के लेखों में उनकी इंडिका सबसे प्रमुख है, लेकिन इसकी मूल प्रति यानी ओरिजिनल बुक खो गई है, और ये केवल क्लासिकल ग्रीक लेख को जैसे स्ट्रैबो, डायोडोरस और एरियन के बुक में उद्धरण के रूप में बची हुई है। इसमें मौर्य प्रशासन, सात जाति व्यवस्था, भारत में दास्ता और सूदखोरी का अभाव, इन सभी विषयों के बारे में दिया है। एक और पुस्तक है मुद्राराक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। वैसे तो ये किताब गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी, लेकिन इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने में चाणक्य की सहायता कैसे प्राप्त की थी। तो ये भी मौर्यों के बारे में एक अच्छी साहित्यिक स्रोत है। यहां से दो पॉइंट्स आप याद रखिए कि मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा था और ये गुप्त काल के समय लिखी गई थी। मौर्यों के बारे में पुराणों से भी हमें जानकारी मिलती है। वैसे तो पुराण में धार्मिक शिक्षा दी गई है और साथ ही इसमें कहानियां भी दी गई है, लेकिन इसमें हमें मौर्य राजाओं की कालक्रम और राजाओं की सूची भी मिलती है। और मौर्यों के साहित्यिक स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ भी शामिल है। आपको तो पता ही है कि मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया था। तो बौद्ध साहित्य से भी हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है जातक, इसमें हमें मौर्य काल के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक का बहुत योगदान है, तो इसलिए सीलोन के बौद्ध इतिहास, दीपवंश और महावंश में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन है। साथ ही तिब्बती बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार में उनके प्रयासों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने वाले साहित्यिक स्रोत थे। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोतों की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है अशोक द्वारा लिखवाए गए इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। अब ये शिलालेख तीन प्रकार के हैं। एक है रॉक एडेक्ट्स, जिन्हें बड़े बड़े चट्टानों पर लिखाया गया। दूसरे हैं स्तंभ शिलालेख, जिन्हें स्तंभ यानी पिलर्स पर लिखवाया गया। और तीसरे है गुहालेख। एक बात आप यहां ध्यान में रखिए कि इन शिलालेखों को विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर के आधार पर नंबरिंग दी गई है। मतलब कि उनमें जो संदेश है, उन संदेशों और मैसेजेस के आधार पर उनको अलग अलग नंबर्स दिया गया है। ये बात आपको आगे में समझ आ जाएगी, इसलिए इसकी चिंता आप नहीं कीजिए। तो रॉक एडेक्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है मेजर रॉक एडेक्स यानी प्रमुख शिलालेख, और दूसरी है माइनर रॉक एडेक्स यानी लघु शिलालेख। ये डिवीजन इसलिए है क्योंकि प्रमुख शिलालेख में अशोक अपने धम्म की एक ब्रॉड फिलॉसफी अपने साम्राज्य के एक बड़े समूह तक पहुंचाना चाहता था। उन शिलालेखों में उनकी मंशा है कि ज्यादातर लोग उस धम्म के संदेश को पढ़ें।
ये प्रमुख शिलालेख अशोक के राज्य के सीमाओं पर मिले हैं, जबकि लघु शिलालेख अशोक के द्वारा पहले लिखवाए गए थे और कम विस्तृत जानकारी देते हैं। ये आमतौर पर मध्य भारत और दक्षिण भारत में मिले हैं। खैर, पहले हम मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी संख्या 14 है। अब इन सभी मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या संदेश दिए गए हैं, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहली मेजर रॉक एडिक्ट में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरी प्रमुख शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था करने का संदेश दिया है। तीसरी प्रमुख शिलालेख में अशोक ने नैतिकता के नियम बताए हैं और राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वे हर 5 वर्ष के बाद दौरे पर जाएं। चौथे प्रमुख शिलालेख में अशोक द्वारा भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध के द्वारा क्षेत्रों पर भौतिक कब्जा करना, जबकि धम्म घोष का अर्थ है सांस्कृतिक विजय। इसके बारे में हम इसी वीडियो में बाद में पढ़ेंगे जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें प्रमुख शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनकी भूमिका के विषय में जानकारी मिलती है। छठे प्रमुख शिलालेख में अशोक के शासन कार्य का प्रबंधन दिया गया है। सातवें प्रमुख शिलालेख में अशोक द्वारा आत्मनियंत्रण, मन की पवित्रता, कृतज्ञता और दृढ़ भक्ति का महत्व बताया गया है। आठवें प्रमुख शिलालेख में अशोक के द्वारा की गई नैतिक यात्राओं की जानकारी दी गई है। नवें प्रमुख अभिलेख में रीति रिवाजों के बजाय नैतिकता पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है। इसमें सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है। 10वें प्रमुख अभिलेख में अशोक ने योग्यता के लिए प्रयास करने को कहा है। 11वें प्रमुख अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है और नैतिकता, शिष्टाचार और पुण्य कर्म के बारे में बताया गया है। 12वें प्रमुख अभिलेख में अशोक के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि दूसरे संप्रदायों का सम्मान करें और अपने संप्रदाय पर गर्व न करें। 13वें प्रमुख अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी अभिलेख में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। 14वें प्रमुख अभिलेख में शिलालेखों के उद्देश्य और तौर तरीके बताए गए हैं। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो आपने देखा कि ये 14 प्रमुख शिलालेख हैं जो अशोक ने लिखवाए थे। ये शिलालेख हमें 10 स्थानों से मिले हैं। पाकिस्तान के मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी से, अफगानिस्तान के कंधार से, उत्तराखंड के खलसी से, गुजरात के गिरनार से, महाराष्ट्र के सोपारा से, उड़ीसा के धौली और जोगड़ा से, कर्नाटक के सन्नती से और आंध्र प्रदेश के यर्रागुड़ी से। इनमें 5 जगहों से मिले शिलालेखों में 1 से 14 तक सभी प्रमुख शिलालेख मिले हैं। ये 5 जगह हैं मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, खलसी, गिरनार और यर्रागुड़ी। अफगानिस्तान के कंधार से हमें केवल 13 और 14 नंबर की शिलालेख मिली है। महाराष्ट्र के सोपारा से हमें केवल 8 और 9 नंबर की शिलालेख मिली है। उड़ीसा के धौली और जोगड़ा दोनों जगहों से 1 से 10 तक के सभी प्रमुख शिलालेख मिले हैं। साथ ही 14 नंबर की शिलालेख भी दोनों जगह से मिली है। इसके अलावे अलग से 2 शिलालेख मिले हैं जिनकी विषय वस्तु इन 14 शिलालेखों से अलग थी। और कर्नाटक के सन्नती से हमें प्रमुख शिलालेख नंबर 12 और 14 मिले हैं। एक अलग शिलालेख मिला है जो 13वीं प्रमुख शिलालेख के स्थान पर थी। अब इनमें पहली 2 शिलालेख यानी पाकिस्तान के मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी से जो शिलालेख मिली है उसमें प्राकृत भाषा में मैसेज लिखा गया है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। फिर अफगानिस्तान के कंधार से जो शिलालेख हमें मिली है उसमें ग्रीक भाषा का प्रयोग हुआ है और उसको लिखने के लिए अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। बाकी बची सारी जगहों से हमें प्राकृत भाषा में लिखी हुई शिलालेख मिली है जिसको लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में सारे पॉइंट्स समझ गए होंगे। यदि आप समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। खैर, बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स को। माइनर रॉक एडिक्ट्स का मतलब है लघु शिलालेख। जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स की संख्या 14 थी, वैसे ही माइनर रॉक एडिक्ट्स की कुल संख्या 3 है। पहली जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने खुद को एक बौद्ध उपासक के रूप में बताया है। दूसरी लघु शिलालेख कहीं कहीं से ही हमें मिले हैं और जहां भी मिले हैं वहां वे पहली लघु शिलालेख के कॉन्जंक्शन यानी संयोजन में मिले हैं, यानी एक साथ मिले हैं। और तीसरी लघु शिलालेख हमें केवल एक जगह मिली है
जो कि बैराट मंदिर के सामने था। इसे भवरू शिलालेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक ने बुद्ध, धर्म और संघ के बारे में लिखवाया है। तो पहले तो हम ये तैयार करते हैं कि आखिर ये लघु शिलालेख हमें कहाँ-कहाँ से मिले हैं। तो सबसे अधिक लघु शिलालेख हमें कर्नाटक से मिले हैं। कर्नाटक में हमें मास्की, नित्तूर, पालकीगुंडु गविमठ, जतिंगा रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी और उदयगोलम से लघु शिलालेख मिले हैं। दक्षिण भारत के ही आंध्र प्रदेश के राजुला और एर्रागुडी से भी हमें लघु शिलालेख मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 जगहों गुजर्रा, रूपनाथ और पंगुरारिया से हमें लघु शिलालेख मिले हैं। इसके साथ बिहार के सासाराम, उत्तर प्रदेश के अहरौरा, दिल्ली के बहापुर और राजस्थान के बैराज से भी हमें लघु शिलालेख मिले हैं। इसमें गुजर्रा, मास्की, नित्तूर और उदयगोलम के लघु शिलालेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन जगहों से मिले शिलालेखों में अशोक ने अपना खुद का नाम लिखवाया है। बाकी जगहों पर अशोक की जगह पियादस्सी नाम का उपयोग हुआ है। तो सभी जगहों पर या तो लघु शिलालेख एक मिला है या फिर 1 और 2 दोनों साथ में मिला है। अब एकमात्र बैराट से मिला लघु शिलालेख ऐसा है जहां से हमें केवल तीसरा लघु शिलालेख मिला है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसे याद रखिए। तो माइनर रॉक एडिक्स में क्या क्या पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने अगले पुरातात्विक स्रोत को, जो कि है अशोक की स्तंभ शिलालेख यानी पिलर एडिक्स। ये जो स्तंभ शिलालेख हैं उसमें ये जो स्तंभ वाला भाग है इसे मोनोलिथिक शाफ्ट कहा जाता है। और इसका मतलब है कि ये मोनोलिथिक शाफ्ट पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया जाता था। इसके ज्यादातर स्तंभ चुनार बलुआ पत्थर से बनाए गए थे और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चुनार सैंडस्टोन में एक नेचुरल शाइन होती है जिससे ये पत्थर लंबे समय तक चमकते रहते हैं। इस स्तंभ के मोनोलिथिक शाफ्ट के ऊपर वाले हिस्से को कैपिटल कहा जाता है, जिसमें किसी जानवर की आकृति होती है। ये जानवर की आकृति किसी गोलाकार या आयताकार बेस पर रखा जाता है जिसे अबेकस कहा जाता है। इन अशोक के स्तंभों की औसत हाइट 40 फीट है और उनमें अधिकतर स्तंभों पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के कुछ संदेश लिखे हुए हैं। स्तंभ शिलालेख भी 2 प्रकार के हैं। एक है मेजर पिलर एडिक्स जिसे प्रमुख स्तंभ शिलालेख कहते हैं और दूसरी है माइनर पिलर एडिक्स जिसे लघु स्तंभ शिलालेख कहते हैं। मेजर पिलर एडिक्स हमें 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। इनमें 3 प्रमुख शिलालेख बिहार के लौरियानंदगढ़, लौरियारेराज और रामपुरवा में मिले हैं। एक स्तंभ हमें दिल्ली के टोपरा में मिला है, एक इलाहाबाद में और एक मेरठ में। तो ये 6 स्थान हैं जहां से हमें प्रमुख स्तंभ शिलालेख मिले हैं। अगर लघु स्तंभ शिलालेख की बात करें तो ये हमें रुमंडे या लुम्बिनी से मिला है और एक मिला है नेपाल के तराई वाले क्षेत्र निगालिवा से। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सांची से, उत्तर प्रदेश के सारनाथ और इलाहाबाद से भी हमें लघु स्तंभ शिलालेख मिले हैं। सारनाथ और सांची से जो स्तंभ शिलालेख मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही पिलर्स में 4 लाइंस के प्रतीक दिखाई देते हैं। अंतर बस इतना है कि सांची के अबेकस पर मधुमालती के फूल और हंसों की नक्काशी की गई है, जबकि सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 जानवर अंकित किए गए हैं, एक बैल, एक हाथी, एक घोड़ा और एक सिंह यानी लायन। और ये बात तो आपको पता ही है कि सारनाथ वाले एनिमल मोटिव को ही भारत के नेशनल सिंबल के रूप में माना जाता है। यहाँ आपका स्तंभ शिलालेख का भी सारा पॉइंट्स समाप्त हुआ। इतना आपको तैयार रखना है स्तंभ शिलालेख से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आ रही होगी, तो लाइक करने में आप पीछे नहीं हटिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मौर्य काल के बारे में हमें जिन स्रोतों से जानकारी मिलती है, हमने उन सभी स्रोतों को अच्छे से समझ लिया। अब हम मौर्य काल के महत्वपूर्ण सम्राटों की बात करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पुराणों में उन्हें शूद्र बताया गया है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए वृषल या कुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। उसमें हमें कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि मौर्य वैश्य मूल के रहे होंगे, और बौद्ध ग्रंथ मौर्य वंश को शाक्य क्षत्रिय वंश से जोड़ने का प्रयास करते हैं जिससे बुद्ध संबंधित थे।
उनके अनुसार जिस क्षेत्र से मौर्य आए थे वो मोरियों यानी मोर से भरा हुआ था और इसलिए उन्हें मौर्य के नाम से जाना जाने लगा। इससे ये बात तो क्लियर है कि बौद्ध अशोक और उनके वंश की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे। तो अलग अलग स्रोतों में उनकी उत्पत्ति अलग अलग बताई गई है, लेकिन निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मौर्य मौर्य जनजाति के थे और निश्चित रूप से निम्न जाति के थे। तो ये था मौर्यों के ओरिजिन यानी उनकी उत्पत्ति का इतिहास। अब हम मौर्य वंश के संस्थापक और पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित पॉइंट्स जान लेते हैं। आपको मैंने महाजनपद काल के क्लास में बताया था कि मौर्य वंश के पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। तो चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक धना नंद को गद्दी से उतार दिया और कौटिल्य की मदद से 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 298 ईसा पूर्व तक रहा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हराया, जिसने 500 हाथियों के बदले में एरिया यानी हेरात, अर्कोसिया यानी कंधार, गेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान और परोपनिस्दे यानी काबुल, इन सबको मिलाकर एक विशाल क्षेत्र को आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रगुप्त और सेलिकस के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार हिंदू कुश वाला क्षेत्र उनके राज्यों के बीच की सीमा बन गया। इसी सेलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा, जो एक यूनानी राजदूत था, और इसी ने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। इसी मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी माना जाता है। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी बन गए और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी में श्रवण बेल गोला चले गए, जहां धीमी भूख से उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पूरा उत्तरी भारत पहली बार एकजुट हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप इतना ध्यान में रखिए। अब मौर्य वंश के अगले सम्राट बिंदुसार के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपने राजदूत के रूप में भेजा। एक और पॉइंट आप याद रखिए कि बिंदुसार ने आजीविकों को संरक्षण दिया। आजीविक संप्रदाय के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वो धार्मिक आंदोलनों वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो बिंदुसार के विषय में इतने ही पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। अब बढ़ते हैं मौर्य वंश के अगले सम्राट और सबसे महत्वपूर्ण सम्राट अशोक के बारे में समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म हुआ तो उनकी मां ने संतान प्राप्ति से प्रसन्न होकर कहा, अब मैं अशोक हूं, मतलब शोक रहित हूं, और इसलिए बच्चे का नाम अशोक रखा गया। अब जो साक्ष्य हमारे पास है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजकुमारों के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ था, और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और सबसे छोटे भाई तिस्सा को छोड़ दिया। बिंदुसार के मंत्री राधागुप्त ने भाइयों से इस संघर्ष में उनकी सहायता की। उत्तराधिकार का ये युद्ध 4 वर्षों तक चला, यानी 273 से 269 ईसा पूर्व तक, और सिंहासन पर अपना स्थान सुरक्षित करने के बाद अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया। जब मौर्य वंश का सम्राट अशोक बना तब मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पहली बार सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरा उपमहाद्वीप सम्राट अशोक के नियंत्रण में था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, जो खून बहा, उससे अशोक बहुत दुखी हुआ और इसलिए उसने भौतिक कब्जे की नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया। दूसरे शब्दों में इसे अगर समझा जाए तो अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष ने ले ली। अशोक के धम्म को सांप्रदायिक आस्था नहीं माना जा सकता है। अशोक के धम्म का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। इसने आदेश दिया कि लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए और दासों और नौकरों पर दया दिखानी चाहिए। उनका मानना था कि अगर लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने कभी नहीं कहा
कि उन्हें निर्वाण प्राप्त होगा, जो बौद्ध शिक्षाओं का लक्ष्य था। इसलिए अशोक का धम्म बस समाज में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही था। सम्राट अशोक के बारे में आप इतना ही ध्यान में रखिए। अब समझते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ। मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक चला। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग पर कुणाल का शासन था और पूर्वी भाग पर दशरथ का शासन था, और दोनों अशोक के बेटे थे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और पुष्यमित्र ने स्वयं का शुंग राजवंश स्थापित किया था। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम मौर्य वंश के प्रशासनिक ढांचे को जान लेते हैं। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। उसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन को जानेंगे। पूरी मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु राजा था। कौटिल्य या चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार राज्य के 7 तत्व हैं: राजा, अमात्य या सचिव, जनपद या क्षेत्र, दुर्ग या किला, कोष या खजाना, सेना और मित्र। राजा को राज्य के सभी 7 तत्वों में आत्मा माना जाता था। राजा को प्रशासन में मंत्री परिषद से सहायता मिलती थी, जिसके 3 मुख्य सदस्य थे। एक था युवराज, दूसरा था पुरोहित यानी मुख्य पुजारी, और तीसरा था सेनापति। इसके अलावे कुछ दूसरे मंत्री भी सहायता करते थे। अब जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो चलिए उसको भी अभी तैयार कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के मुख्य कोषाधिकारी यानी चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को संनिधाता कहते थे। राजस्व के कलेक्टर जनरल यानी कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को समाहर्ता कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय यानी सिविल कोड के मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय या आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेशत कहते थे। धर्म महामात्र वे अधिकारी थे जिन्होंने लोगों के बीच नैतिक और आचार व्यवहार को बढ़ावा दिया। ये पद सम्राट अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रपाल या कुमार किसी प्रांत के प्रभारी वायसराय हुआ करते थे। प्रादेशिक एक प्रांतीय गवर्नर या जिला मजिस्ट्रेट था, जो साम्राज्य के भीतर विशिष्ट प्रांतों या क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। स्थानिक एक टैक्स कलेक्टर था, जो प्रादेशिक के अधीन काम करता था। राजुक वो अधिकारी था जो भूमि के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार था, और उन्हें पटवारी भी कह सकते हैं। युक्त जिला स्तर का एक अधीनस्थ राजस्व अधिकारी हुआ करता था। गोप एक अधिकारी था जो खातों के लिए जिम्मेदार था। नगर प्रशासन के प्रभारी अधिकारी को नगरक कहते थे। महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल को अक्षपताल कहा जाता था। इसके अलावे वाणिज्य अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स को पन्याध्यक्ष, कृषि अधीक्षक को सीताध्यक्ष, मंडी अधीक्षक को संस्थानाध्यक्ष, बाट और माप अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को पौतवाध्यक्ष, जहाज अधीक्षक को नवाध्यक्ष, टोल कलेक्टर को शुल्काध्यक्ष, खान अधीक्षक को अकराध्यक्ष और लौ अधीक्षक को लोहाध्यक्ष कहा जाता था। ये सारे अधिकारी राजा को प्रशासन में मदद करते थे। तो ये सब था आपका केंद्रीय प्रशासन का पॉइंट्स। अब हम मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था को समझेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मौर्य काल में 5 प्रांत या प्रोविंसेस हुआ करते थे। पहली प्रांत थी उत्तरापथ यानी उत्तरी प्रांत, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरी प्रांत को अवंती राष्ट्र कहते थे, और यह पश्चिमी प्रांत था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तीसरी प्रांत प्राची प्रांत थी। यह पूर्वी और मध्य प्रांत थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चौथी प्रांत थी कलिंग यानी पूर्वी प्रांत, और इसकी राजधानी तोशाली थी। पांचवी प्रांत थी दक्षिणापथ यानी दक्षिणी प्रांत, और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तो इन 5 प्रांतों के नाम के साथ आप इसके राजधानी का नाम भी याद रखिए। और अगर हम मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासनिक इकाई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो इसके 4 इकाई थे। सबसे ऊपर का यूनिट था चक्र, जिसे प्रांत भी कहते थे,
और इसके मुखिया को राष्ट्रपाल या कुमार कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन की दूसरी इकाई थी अहर या विषय। इसे आप किसी प्रांत में एक जिला के रूप में समझ सकते हैं। इसके प्रशासनिक मुखिया को प्रादेशिक कहते थे और इसी अहर के भूमि राजस्व के मुखिया को राजुका कहते थे। प्रांतों के प्रशासन की तीसरी इकाई थी संग्रहणा, जो 10 गांवों का समूह हुआ करता था और इसके मुखिया को गोप कहा जाता था। और प्रांतों के प्रशासन की सबसे निचली इकाई को ग्राम कहते थे, जिसके अधिकारी को ग्रामिक कहते थे। तो हमने आपको केंद्रीय प्रशासन का बताया और फिर प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताया। अब हम नगर के प्रशासन को समझेंगे। जो अधिकारी नगर का प्रशासन देखता था उसे नगरक कहते थे। उसका सबसे मुख्य काम नगर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रशासन के लिए बताया है कि 30 सदस्यों का एक मंडल है जो नगर के प्रशासन को संभालता है। ये मंडल 6 अलग अलग समितियों में बटा हुआ है और हर समिति में 5 सदस्य हैं। इसमें पहली समिति का कार्य था उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का विवरण रखती थी। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय यानी बिक्री का निरीक्षण करती थी और अंतिम और छठी समिति बेची गई वस्तुओं पर टैक्स वसूलती थी। तो ये तो था नगर प्रशासन। अब मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में समझते हैं। मौर्य प्रशासन की सबसे खास बात यह थी कि उनके पास एक विशाल सेना थी। उनके पास एक नौसेना भी थी। मेगास्थनीज ने सेना के प्रशासन के लिए भी 30 अधिकारियों के एक बोर्ड जिक्र किया है, जो 6 समितियों में विभाजित थी और हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली सैन्य समिति जल सेना यानी नेवी की व्यवस्था देखती थी। दूसरी सैन्य समिति यातायात और रसद की व्यवस्था देखती थी। तीसरी सैन्य समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पांचवी सैन्य समिति गज सेना यानी हाथियों की सेना की देखरेख करती थी और छठी सैन्य समिति रथ सेना की देखभाल करती थी। इसके साथ मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर या जासूस को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और घूम घूम कर और भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो ये तो थी मौर्य काल के दौरान सेना का प्रशासन। अब हम वहां की आर्थिक व्यवस्था को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण राज्य के पास ही था। किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स उपज का 1.25 से 1/6 भाग तक होता था। सेतु बांध के नाम से सिंचाई सुविधाएं राज्य द्वारा लोगों को प्रदान किया जाता था और इसके बदले में उनसे पानी पर भी टैक्स वसूला जाता था। बिक्री के लिए शहर में लाई जाने वाली चीजों पर भी टोल लगाया जाता था और उन्हें गेट पर ही वसूला जाता था। चाहे वो खनन हो, वन या जंगलों की व्यवस्था हो, नमक और शराब की बिक्री हो या हथियारों का निर्माण हो, इन सब में राज्य का ही एकाधिकार था। राज्य के पश्चिम में 2 स्थान भरूकच्छ या भरोच और सुपारा और पूरब में एक स्थान ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है। ये सभी मौर्य राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। मौर्य काल के दौरान सिक्के का भी इस्तेमाल होता था, जो पंचमार्क वाले चांदी के सिक्के थे। अब हम वहां की सामाजिक स्थिति को समझते हैं। आप जानते हैं कि मौर्य काल से पहले के समय में वर्ण व्यवस्था का बहुत प्रभाव था, लेकिन मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था उतना कठोर नहीं था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य समुदाय के रूप में देखा गया है, जो मलेच्छ या गैर आर्य समुदाय से अलग है। यानी शूद्रों को भी आर्य माना गया है। वैश्यों और शूद्रों के बीच मौर्य साम्राज्य में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। एक थे दार्शनिक, दूसरे थे किसान, तीसरे थे सैनिक, चौथे थे चरवाहे, पांचवे थे कारीगर, छठा था मजिस्ट्रेट और समाज का 7वां वर्ग था पार्षदों का। ये जो समाज में 7 वर्ग थे, ये सभी सामाजिक तरीके से विभाजित नहीं थे, बल्कि आर्थिक दृष्टि से ये 7 में बटे हुए थे। वैसे तो मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में कोई गुलामी नहीं थी, फिर भी भारतीय स्रोतों के अनुसार मौर्य शासनकाल के दौरान गुलामी एक मान्यता प्राप्त संस्था थी।
ऐसा हो सकता है कि मेगास्थनीज गुलामी के बारे में पूरे कानूनी अर्थों में सोच रहा था, जिसके कारण उसे गुलामी दिखाई नहीं पड़ी। खैर, अब मौर्य साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, सभी का डिस्कशन हमने कर लिया। और ये वाला क्लास तो आपको अभी देखकर खत्म करना चाहिए, जिसमें हमने बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। ऐसी लाजवाब क्लास तो वही देखेंगे जिन्हें अपना 100% रिजल्ट चाहिए। तो जो भी अपना 100% रिजल्ट देखने वाले हैं इस साल, वे जरूर इस क्लास को तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 सवाल किसी भी एग्जाम में रहते ही हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई तो लाइक बटन ज्यादा दूर तो है नहीं, जल्दी से लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समय से आपका सारा सामान्य ज्ञान पूरा हो सके। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं और इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।